Welcome to Bind EduTech, and as we can see that we are in the concluding part of the chapter, which was very interesting, very surprising. There are lots of surprises in this chapter, in which the narrator wants to copy the voyage done by James Cook, world round voyage. तो वो भी निकलता है और बहुत सारे बुरी परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ता है, और एक बार के लिए तो नरेटर जो है वो ये फील करने लगता है कि अब हम लोग नहीं बचेंगे, लेकिन फिर टर्न होता है स्टोरी और उसका बेटा और बेटी आकर के बताते हैं कि आप जिस आइलैंड की तरफ कैलकुलेशन करके बताए थे, है ना, हम लोग वो आइलैंड देख पा रहे हैं अपने शिप से। तो पहले तो उसको विश्वास नहीं होता है, और फिर वो दौड़ा जाता है डेक पे। रश टुवर्ड लिखा था दौड़ के जाने के लिए डेक पे, और वहाँ से देखता है कि वहाँ से उसको क्लियर नज़र आता है। यहाँ था गेज्ड वर्ड देखने के लिए था। वहाँ से जो वो देखता है दृश्य, उससे उसको बहुत रिलीफ पहुँचा था, क्योंकि वहाँ से स्टार्क क्लियर आउटलाइन दिख रहा था उस आइलैंड, एम्स्टरडैम आइलैंड का। तो उसको बहुत रिलीफ पहुँचता है। उसके बाद वो लोग रात का समय था, फिर वो लोग कहीं अपना शिप उस आइलैंड से थोड़ी दूर पे ही अपना शिप एंकर्ड कर देते हैं। अब ये एंकर्ड कर देते हैं का मतलब क्या है, ये मैंने पिछले वीडियो में क्लियर बताया था। एंकर्ड वहाँ लिखा हुआ था और मैंने बोला था ये सब यूज़ करना है। तो दे एंकर्ड देयर शिप ऑफ शोर, एक वर्ड ये भी मैंने आपको बताया था। दे स्टॉप देयर शिप, जहाँ उनका शिप था, ठीक है, अवे फ्रॉम द लैंड। अशोर वर्ड का मतलब हुआ अवे फ्रॉम द लैंड। तो वहाँ पर जहाँ उनका शिप था वो आइलैंड से थोड़ा दूरी पर था, तो वहाँ पे वो लोग अपना शिप खड़ा कर देते हैं रात भर के लिए। जब सुबह होती है तो फिर उस आइलैंड में जो रहने वाले लोग थे, हैबिटेंट्स जिनके लिए यूज़ किया था, मैंने बोला था कि आप रेसिडेंट्स वर्ड मैंने भी यूज़ किया है नोट्स में, बट बेस्ट रहेगा अगर आप इनहैबिटेंट्स वर्ड को याद रख पाएँ और यूज़ करें। तो टोटल बताया गया है 28 इनहैबिटेंट्स सिर्फ थे उस आइलैंड पर, एम्स्टरडैम आइलैंड। सिर्फ पूरे आइलैंड पे सिर्फ 28 लोग ही थे, सिर्फ 28 लोग ही रहते थे उस आइलैंड पे। ये भी अपने आप में एक अमेजिंग फैक्ट है कि सिर्फ 28 लोग रहते थे। तो वो उनका जिक्र कहाँ हुआ, वो 28 एकदम क्लियर लिखा है, 28 इनहैबिटेंट्स थे, 28 वहाँ के रेसिडेंट्स थे। वो लोग बहुत खुशी इनको रिसीव करता है और सबको ले जाता है आइलैंड तक। अब लास्ट पैराग्राफ में भी 2-4 लाइन हम लोगों ने देख लिया था। लास्ट पैराग्राफ में नरेटर जब
बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद, एक ऐसा स्ट्रगल जहां उसने हिम्मत हार दिया था और बचने की कोई उम्मीद नहीं थी उसको, इतने लंबे स्ट्रगल के बाद जब दोबारा वो पैर रखा उस आइलैंड के लैंड पर, धरती पर, तो उस समय नरेटर के मन में क्या चल रहा था, कौन कौन से थॉट्स आ रहे थे। एंड देयर वर मेनी थॉट्स एंड ऑल थॉट्स वर रिलेटेड टू द मेंबर्स प्रेजेंट इन द वेव वॉकर। जितने लोग वेव वॉकर में प्रेजेंट थे इस स्ट्रगल के दौरान, उन सबको एक एक करके वो याद करता है। और वो मैंने बताया था कि याद करने का यहाँ मतलब हुआ कि वो थैंकफुल होता है, ग्रेटफुल होता है उनके प्रति। सबसे पहला नंबर वो आ चुका था, हर्ब एंड लैरी, लैरी एंड हर्ब, ये आया था। तो मैंने बताया था आपको ये कि लैरी और हर्ब मतलब उनके किस बात से नरेटर इम्प्रेस हुए थे, लैरी और हर्ब के किस बात से नरेटर इम्प्रेस हुए थे। तो लिखा हुआ है चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक। चीयरफुल मतलब हंसाते रहने वाला इंसान, और ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव थिंकिंग वाला इंसान। तो लैरी और हर्ब जो हमेशा चीयरफुल थे स्ट्रगल के समय भी, और वो ऑप्टिमिस्टिक थे, पॉजिटिव थिंकिंग था कि हम लोग इस मुसीबत से पार पा लेंगे। तो उन्होंने ये जो अपना चीयरफुलनेस और ऑप्टिमिस्टिक दिखाया, इसका वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाता है। चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक का वैल्यू कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है जब ये चीज़ उन्होंने डायरेक्ट स्ट्रेस के समय दिखाया। और मैंने डायरेक्ट स्ट्रेस का मतलब तुमको ईज़िली बताया था कि बहुत बड़ा संकट, डायरेक्ट मतलब बहुत बड़ा। और स्ट्रेस वर्ड के बारे में मैंने कहा था कि स्ट्रेस वर्ड तो आजकल सबसे कॉमन हो गया है। हिंदी में बोलचाल में भी हम लोग स्ट्रेस वर्ड यूज़ करते हैं कि काम का बहुत प्रेशर है, बहुत स्ट्रेस है। तो वो दोनों जो थे, अब लैरी और हर्ब फैमिली मेंबर तो नहीं थे, वो दोनों क्रूमैन थे। और उनको कहाँ से हायर किया था, क्यों हायर किया था, और लैरी और हर्ब दोनों के नेशनलिटी के बारे में भी बताया जा चुका है। तो लैरी का पूरा नाम, हर्ब का पूरा नाम, ठीक है, और दोनों का नेशनलिटी क्या था वो बता चुका है हम। और दोनों को शिप पर कहाँ से चढ़ाया था, मतलब किस जगह से वो लोग इंक्लूड हुए थे इस वॉयेज पर, किस जगह से, और क्यों इंक्लूड किया था नरेटर उनको। ये सभी सवालों का जवाब अगर आपके पास है अभी, जवाब मैं सवाल रिपीट करता हूँ कि लैरी और हर्ब का पूरा नाम, उसके बाद लैरी और हर्ब का दोनों का नेशनलिटी क्या क्या था, उसके बाद लैरी और हर्ब जो थे ये
क्रूमैन थे, ये तो खैर कॉमन है। तो उनका सर्विस लेने का ज़रूरत नरेटर को क्यों पड़ा, किस जगह पे पड़ा, ये सब क्वेश्चन का अगर आपके पास आंसर नहीं है एक एक वर्ड में आंसर है ना सबका। लैरी का पूरा नाम तो लैरी विजिल, हर्ब का पूरा नाम तो हर्ब सिजलर। अगर पूछा कि लैरी और हर्ब जो थे वो कहाँ से थे, तो एक स्वीडिश था और एक अमेरिकन था। ये सब बता चुके हैं ऊपर नोट्स में हम। उसके बाद लैरी और हर्ब को क्यों शामिल किया था, किस जगह से शामिल किया था, शामिल करने का पर्पस क्या था, ये भी मैं बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपको नहीं मालूम है इन सब का आंसर तो आप समझिए कि आप इस चैप्टर के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं इसका आंसर करने के लिए। लैरी और हर्ब को कहाँ से चढ़ाया गया था? केप टाउन नाम के शहर से। और क्यों चढ़ाया गया था? क्योंकि उनको जिधर से गुजरना था शिप को, उधर से सदर्न इंडियन पैसिफिक ओशियन की तरफ से गुजरना था। और वहाँ पर वो जो पार्ट था ओशियन का वो पार्ट सदर्न इंडियन पैसिफिक में, वहाँ पे मौसम बहुत ख़राब होता था। तो इसीलिए एज अ हेल्पर लैरी और हर्ब को उन्होंने हायर किया था। हायर वर्ड भी याद रखना, हायर किया था मतलब समझ गया, खरीद नहीं लिया था, मतलब उसके बदले उनको पैसा दिया था सर्विस के बदले। तो ये सब चीज़ें अगर आपके लिए नई हैं तो फिर तो आप चैप्टर कुछ जानते ही नहीं। ये सब तो चैप्टर का बेसिक चीज़ है जो पता होना चाहिए। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि लैरी और हर्ब के बारे में क्या सोचा। तो लैरी और हर्ब के बारे में नरेटर के मन में ये थॉट था कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में, डायरेक्ट स्ट्रेस मतलब मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में लैरी और हर्ब कैसा उनका बिहेवियर था, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक। अब देखो, एक अगर अच्छा कंडीशन हो, मतलब अच्छा सिचुएशन हो, सब कुछ अच्छा चल रहा हो, उस समय अगर चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं आप, समय अच्छा है, उस समय अगर आप खुश रहते हैं और पॉजिटिव सोच रखते हैं तो भी अच्छी बात है। लेकिन उससे ज़्यादा वैल्यू तब होता है ना जब समय आपका खराब हो, जब आप सामना कर रहे हो ज़िंदगी का और मौत का लड़ाई के बीच में आप हो। मतलब उससे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन नहीं हो सकता है। उस समय अगर आप चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं तो उसका वज़न बढ़ जाता है। तो उनके ये वर्ड याद रखना, ये वर्ड याद रखना और ये वर्ड याद रखना, 3 लैरी और हर्ब के बारे में, ठीक है, उनके बारे में ये याद किया। उसके बाद अपनी वाइफ के बारे में, मैरी का चांस आया तो मैरी के बारे में वो क्या याद करता है? मैरी के बारे में याद करता है, यहाँ देखो, मैरी के बारे में याद करता है कि बहुत ये फिर यहाँ से ही शुरू करेंगे मतलब निकालना। क्रूशियल आवर्स
मतलब क्या होते हैं? क्रूशियल आवर्स मतलब होते हैं मुश्किल समय, उसी को क्रूशियल आवर्स बोलते हैं। जब आपका टाइम खराब चल रहा हो, किसी मुसीबत में हो आप, और भारी मुसीबत में हो, जानलेवा मुसीबत में हो, तो ऐसे समय क्रूशियल आवर्स में मैरी जो थी वो क्या की थी? वो व्हील संभाली थी जहाज का। अब व्हील संभालना, अगर खाली ये बोला जाए, व्हील मैंने आपको बोला था कि व्हील मतलब आप अगर अभी तक नहीं समझते हैं कि जहाज में व्हील किसको बोला जाता है, तब तो फिर बेकार है आपका पढ़ना। व्हील संभालने का काम की थी मैरी। अब सिर्फ अगर ये लिखा रहता, सिर्फ अगर ये लिखा रहता कि मैरी व्हील्स संभाली थी शिप का, मैं अपने जेस्चर से बता दे रहा हूँ कि उसका मीनिंग क्या है। जो मैरी के बारे में पढ़ रहे हैं, ये व्हील, वो मैं जेस्चर से बता रहा हूँ कि उसकी वाइफ ने शिप का व्हील कंट्रोल किया, उस पर वो रही, व्हील उसके हाथ में था। ये आम बात है। खास क्या है? क्रूशियल मोमेंट में भी वो, क्रूशियल आवर्स में भी वो व्हील को कंट्रोल की थी। ये खास है। जैसे ये चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक होना तो कॉमन है, सब कोई हो सकता है चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक होना ये खास बात है। तो ये भी, मैरी भी जो स्टीयरिंग संभालती है वो आम बात है, लेकिन क्रूशियल मोमेंट में संभालती है, ये खास बात है। फिर लिखते हैं नरेटर, फिर याद करते हैं कि इसको एक 7 साल की बच्ची को, और लिखे हैं मोस्ट ऑफ ऑल। अब ये मोस्ट ऑफ ऑल वर्ड जो है, ये क्वेश्चन में भी तुम लोग को मिल सकता है। मोस्ट ऑफ ऑल जो हाईलाइट किए हैं, तो इसका मतलब है कि उन सबसे ज़्यादा थॉट्स नरेटर के मन में किसके प्रति थे? तो डायरेक्ट लिखे नहीं हैं, लिखते हैं आई थॉट ऑफ अ 7 ईयर ओल्ड गर्ल, कि चलो मैरी जो है और लैरी और हर्ब जो है, ये तो एडल्ट्स हैं, दे आर मैच्योर, तो उनसे तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। पर एक 7 साल की बच्ची, यहाँ 7 साल की बच्ची डायरेक्ट अपनी डॉटर को लिख करके नहीं लिख करके लिखा एक 7 साल की बच्ची सुज़ैन। तो एक 7, सबसे ज़्यादा वो ये सोचा कि एक 7 साल की बच्ची who did not want us to worry about a head injury, वो 7 साल की बच्ची जो थी ना, वो उनको कहानी में, अगर आपने कहानी पढ़ा है तो याद कीजिए कि सुज़ैन सबसे पहले तो उसके सिर पे चोट लगा था, वो डैड को बताती है ज़रूर कि सिर पे मुझे चोट लगा है, दर्द हो रहा है आँखों के ऊपर, लेफ़्ट आई के ऊपर, ठीक है। लेकिन वो ये भी बोलती है कि आई एम ओके, कि कोई गंभीर बात नहीं है। और एक चीज़ जो है नहीं लिखा है कि उसने
जब ये देखा कि उसके फादर उस शिप को बचाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वहाँ एक बात ये लिखा हुआ था कि बाद में उसने अपने फैमिली को बताया था कि सिर पे तो चोट उसको लगा ही था और उसके आर्म में भी एक डीप कट था। तो जब उसके डैड ने पूछा था कि तुम बताई क्यों नहीं उस समय, तो अब उसका जवाब था कि मैं आपको अपनी परेशानियों के बारे में बता करके परेशान नहीं करना चाहती थी। तो एक 7 साल की बच्ची मतलब अपनी बेटी के बारे में याद करता है कि जो हेड इंजरी है उसके बारे में वो अपने मॉम डैड को कोई चिंता करने नहीं बोलती है। वरी वर्ड लिखा है ना यहाँ, who did not want us to worry about a head injury। वरी मतलब चिंता होता है। तो वो लड़की 7 साल की उसकी बेटी जो कि अपने पेरेंट्स से बोलती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ा सा चोट लगा है अपने लेफ़्ट आई पे, फोरहेड के पास, पर मैं ठीक हूँ। ऐसा क्यों बोलती है वो? क्योंकि वो अपने मॉम डैड को चिंतित नहीं करना चाहती थी। इतना मैच्योरिटी, ये योगदान उसका था। और आर्म में कट था, ये बात तो और अलग से है। और यहाँ पर एक नया जानकारी मिला है, मतलब बाद का जब सब चीज़ ठीक हो गया, मतलब वो लोग इस मुसीबत से बाहर निकल आए, तो एक नई जानकारी यहाँ दी गई है। इसको थोड़ा पढ़ो, देखो ये टेक्स्ट बुक वाला ही है, ठीक है। इसको बड़ा कर दिए हैं। मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा वो किसके बारे में सोच रहा था? अपनी 7 साल की बेटी के बारे में, जिसने अपने पेरेंट्स को अपने चोट के बारे में, एक चोट के बारे में तो छुपा भी लेती है, और जो दूसरा चोट था उसको बोलती है कि ये कोई ज़्यादा चोट नहीं है, नथिंग टू वरी। उसका याद आ रहा था उसका जो हेड इंजरी हुआ था, लास्ट में बताया गया था कि बैडली स्वॉलन, बहुत बुरी तरह से उसका आँख बंद हो चुका था, लगभग विजिबिलिटी। तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ आगे का, मतलब जब वो लोग नॉर्मल अपना पहुँचे होंगे, अपना घर पहुँचे होंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ तक देखो ब्रैकेट में, ये टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट बुक का पार्ट है। ये बस मेरा नोट्स जो रहता है उस नोट्स में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखो यहाँ ना विच से शुरू है और स्कल पे ख़त्म है। तो वही चीज़ मेरे नोट्स में भी है, विच से शुरू है और स्कल पे ख़त्म है। तो उस हेड इंजरी के चलते उसका रिज़ल्ट क्या हुआ था, ये बताया है। और बहुत बड़ी हिम्मत होनी चाहिए ऐसे के लिए। बताता है सब्सिक्वेंटली, मतलब उस हेड इंजरी के चलते क्या हुआ, टुक 6 माइनर ऑपरेशंस, कि जब नॉर्मल कंडीशन में वो लोग पहुँचे तो उनकी बेटी सुज़ैन को 6 ऑपरेशंस से गुज़रना पड़ता है, 6 ऑपरेशंस। हालांकि लिखा है माइनर ऑपरेशंस, मतलब माइनर, एक होता है मेजर ऑपरेशन, लेकिन फिर भी उस हेड इंजरी का ये नतीजा निकला कि 6 माइनर ऑपरेशंस से गुज़रना पड़ा। क्यों?
किस लिए? टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, क्योंकि उसका स्किन और स्कल तो आप समझते हैं, मुंडी जो साधु बाबा लोग रखे रहते हैं, स्कल, और स्किन भी आप समझते हैं। क्लॉट वर्ड का मतलब होता है जम जाना, ब्लॉक हो जाना। तो इसका 6 माइनर ऑपरेशंस इसलिए करना पड़ा था आगे चल के इस लड़की का, क्योंकि इस लड़की को बार बार अगेन एंड अगेन ब्लड क्लॉट कर जा रहा था उसके स्कल और स्किन में। इसके लिए 6 माइनर ऑपरेशंस उसके हुए थे। तो बेटी के बारे में और लास्ट में बेटे के बारे में, बेटे के बारे में सोचता है, एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, कि 6 साल का मेरा बेटा, वही ना बोला था स्टेटमेंट अपने फादर को कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो लास्ट में वो बेटा का ये याद करता है जो सिर्फ 6 साल का था, लेकिन मरने से नहीं डर रहा था। अपने फादर को बोला था कि आप ये मत सोचिएगा कि मैं मरने से डर रहा हूँ, मुझे मरने से बिल्कुल डर नहीं है, अगर हम सब साथ हैं तो अपने 6 साल के बेटे को याद करता है, उसकी बातों को याद करता है, मतलब सभी के कंट्रीब्यूशंस को याद करता है। और यहाँ पर ये चैप्टर जो है, वॉयज जो है, ये फिनिश हो जाता है। आपके टेक्स्ट बुक में तो एक्सप्लेनेशन है पॉइंट्स में, ये टेक्स्ट बुक पार्ट आप देखिएगा, यहाँ पर आपका फिनिश हो गया। तो ये पूरा चैप्टर हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। थैंक यू।